अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा कि मैं चूँकि भारत से बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं और उनसे हमें बड़ा फ़ीडबैक मिलता है, तो हम ज़रा उन्हें अपना फ़ीडबैक दें। ज़ाहिर है कि इस पे उनका भी कोई ज़ोर नहीं है। मुआशरती रवैये जो हैं वो ओवर द ईयर, ओवर द सेंचुरीज़ जो है वो तश्कील पाते हैं और उनके यहाँ भी जो रवैये हैं ये हैं, लेकिन ये बहरहाल वो रवैये नहीं हैं जिनके साथ कोई कौमें जो हैं वो आगे जाती हैं। मुझे आज जो मुस्बत चीज़ें अच्छी लगी हैं वो मैं अगले ब्लॉग में बयान करूँगा, लेकिन जो बुरी चीज़ लगी मैंने कहा मैं वो भी बयान करता चलूँ। और इंडिया के उस दौरे की यादें बड़ी कमाल की हैं जी। और 2 दफ़ा मैं गया हूँ इंडिया और मुझे कुछ चीज़ों के बारे में हैरत भी हुई, कुछ चीज़ों के बारे में खुशी भी हुई और कुछ चीज़ों के बारे में हासा भी आया कि तुसी भी ऐसे ही हैं। ठीक है, यानी कि एक मैं आपको लतीफ़ा सुनाऊँ। हम गए जी बाय रोड लाहौर से अमृतसर ना, तो जैसे ही हम अमृतसर के स्टेशन से बैठ के, हमने दिल्ली जाना था, तो जैसे ही हम अमृतसर के स्टेशन पे पहुंचे तो वहाँ पे एक बंदा आ गया। उसने एक जज्बाती अंदाज के अंदर रोना शुरू कर दिया जब उसे बताया गया कि हम लाहौर से आए हैं, और वो ज़मीन पे बैठ गया और उसने अपने सर के अंदर मिट्टी डाल दी और उसने हमारे पाँव छुए और उसने हमें बताया कि जनाब हम लाहौर से आए हैं और बड़ी कोई पवित्र चीज़ है। ठीक है, हम बड़े मुतासर हुए यार, इतना ज़्यादा लोग जो हैं लाहौर से आने वालों को इज़्ज़त देते हैं। और वो जनाब हमारा सामान उठाए और उन्हें जनाब वो चूमे और गाड़ी तक जोड़ के आया। हम बड़े इम्प्रेस जनाब। ये पहले दौरे की बात। दूसरे दौरे में गए तकरीबन 4 साल बाद, वही बंदा फिर आ गया और सेम डायलॉग उसने रटे हुए थे और सेम ड्रामा उसने किया। और मैं उस वक्त ना, मैंने कैमरा मैन साथ था, मैंने कहा कैमरा ऑन कर लिया। उसने कैमरा ऑन कर लिया। वो शायद अभी भी वो मेरे पुराने दफ्तर में वो वीडियो पड़ी हो। उसने जब सारा ड्रामा कर लिया ना, तो पंजाबी था, वो सरदार जी थे, तो मैं क्या तू वही है ना जो 4 साल पहले भी आया सी, तो यही ड्रामा किया सी उन्हें। और उसके बाद जो हमारे साथ जो दोस्त थे जो हासा पड़ा, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह शर्मिंदा नहीं हुआ। ठीक है ना, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी ना बेचारे की। तो इसीलिए मैंने कहा तुझे भी ऐसी है। ठीक है, वो मतलब कि इतना वो इंडिया की एजेंसियां जो हैं वो जाली ड्रामा करती हैं। यानी कि आप अंदाज़ा फरमाइए कि हम 5 स्टार होटल में थे और हम 5 दिन उनसे इंटरनेट की रसाई मांगते रहे और उन्होंने कहा जी आपने जो कुछ करना आप बिजनेस सेंटर में आगे कर लीजिए। ठीक है, 5 स्टार होटल में वाईफाई ना हो यार, ये तो कोई बात नहीं है। मैं 2009 की बात कर रहा हूँ, ये तो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हो सकता ना। खैर, वाईफाई नहीं है तो वायर कनेक्शन ज़रूर होगा था। ठीक है, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश थी कि हमने जो कुछ करना है वो बिज़नेस सेंटर के टीवी के ऊपर करें, ताकि उनको पता चले कि हम क्या कर रहे हैं और किससे रब्ता कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। ठीक है, इसी तरह दोनों दौरों के दरमियान कोई एक दौरा कोई 10 दिन का था, एक कोई 8 दिन का था। दोनों के दरमियान जो सिम हमें एंटर होते ही वागा पे दी गई वो कभी भी एक्टिवेट नहीं हो सकी। ये भी एक अपनी जगह पे रहे। हमें वहाँ पे मुकामी जो मेज़बान थे या दोस्त थे उनके मोबाइल से ही कॉलें करनी पड़ी या असी कि उतों कोई एटमी राज कर देने सन या अर्जेंट टैंक का डिज़ाइन स्मगल कर देना सी। ठीक है, या तेजा के फ्लाई ना करने की वजूहत बता देनी थी। यार हमने अपने दफ्तर को खबर ही लिखवानी होती थी ना, या अपना जो वीडियो बनाई थी वो ट्रांसफ़र करनी होती थी। तो खैर वो ये उन्होंने नहीं रसाई दी। मतलब कि कोई भी जैसे कहना चाहिए कि बदतरीन या सप्रेस किस्म की जो कोई रियासती हो सकता है और इंतहाई नेगेटिव एटीट्यूड ना। मैंने ताउल्ला कासमी साहब के सफ़रनामे पढ़े हुए थे जिसमें भारत में उनके साथ जो हुस्न सलूक होता है ख़ासतौर पर पाकिस्तानियों के हवाले से, उसके बारे में पढ़ रखा था। तो मैं बड़ा हैरान था कि यार मेरी कोई निगरानी नहीं कर रहा है, हमें कोई आगे पीछे ताक झांक नहीं कर रहा। तो वो खैर हमें बताया गया कि आप जिन लोगों से मिलते हैं उन पर ज़रा गौर तो फरमाई। अच्छा, हम नीचे उतरे और वो एक नीचे थोड़ा सा दूर जाके तो आप समझ लें कि स्लम एरिया, स्लम तो नहीं आप कह लें कि 5 स्टार का माहौल एक अलग होता है, मोहल्ले का माहौल एक अलग। मोहल्ला आ गया, मोहल्ले के अंदर वो दुकान थी पकौड़ों की और ये वो, तो हमने उनसे वो जो थे वो फ्रूट चाट मतलब दही पकौड़ियाँ जो हैं वो खाने की जिसारत की। जो हमारे यहाँ
पता नहीं वहाँ पे क्या कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो दही पकौड़ियाँ थी, फुल्कियाँ। तो हमने वो, मैंने कहा कि इसमें तली होंगी ना पकौड़ियाँ, वो भी पानी के अंदर निचोड़ के तो धुल गया होगा, तो कितना जो है वो इसमें हराम होगा, तो आयो मज़े लेते हैं। तो खैर वो दुकान भी मुसलमान की थी, तो हमने खैर उस पर एतबार करके तो वो किया। तो वो बाहर वो टेबल रखे हुए थे इतने ऊंचे ऊंचे ना, तो उसके ऊपर खड़े होके आप खा रहे हैं। तो वहाँ पे हमारे साथ ही जनाब उसी टेबल के ऊपर दूसरी तीसरी प्लेट रख के, हम 2 दोस्त थे, तो तीसरी प्लेट रख के एक और साहब भी खड़े हो गए। तो वो उन्होंने जो था वो इधर उधर गुफ्तगू शुरू की और फिर उन्होंने पाकिस्तान की बुराइयाँ करनी शुरू कर दी। ठीक, हमने चूँकि रिएक्ट नहीं करने का फैसला किया हुआ था और हमें कहा गया था मेज़बानों की तरफ से कि आपने रिएक्ट नहीं करना, आपने बस सुनते रहना, तो हम सुनते रहे उनकी बात। अच्छा, दूसरी दफ़ा का जब हमारा दौरा था तो प्रगति ग्राउंड है उनका एक बहुत बड़ा, वहाँ पे नुमाइशें लगती हैं, किताबों की नुमाइश थी। हम, आपको पता है, किताबें में रहना पसंद करते हैं, तो हम उस नुमाइश में घुस जाते थे। तो नुमाइश के 4 रोज़ा नुमाइश थी, चौथे दिन वो जो साहब जो थे वो मेरे पास आए, जिनके स्टॉल पे मैं अक्सर पाया जाता था, लिटरेचर की किताबें थी उनके पास ज़्यादातर। तो उन्होंने कहा कि आप इतने देर से आ रहे हैं, आपने कुछ ख़रीदा नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा कि सर मैं वजह नहीं बता सकता आपको। कहते नहीं, आप मुझे आज वजह बताएं, आज आपको मैंने कुछ दे के भेजना है। तो मैंने उनसे नाम वाम पूछा, तो उन्होंने कोई नाम बताया। तो मैंने कहा कि बुनियादी तौर पे जो चीज़ें आप यहाँ पे सेल में बेच रहे हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान में मुझे इससे भी कम कीमत में दस्तयाब है ना। नंबर 1 पेपर बैक एडिशन में है, नंबर 2 पायरेटेड है। तो मुझे क्या, कितने नफलों का सवाब मिलेगा कि मैं ऑल द वे यहाँ से पिक करूँ ना, ठीक है। लेकिन बहरहाल मुझे खुशी हो रही है कि पाकिस्तान से ज़्यादा उर्दू लिटरेचर की तरवीज जो है, उर्दू शायरी की तरवीज जो है, ये 2009 की बात, वो भारत में हो रही है और यहाँ पे ज़्यादा छप रहा है हमारी निस्बत। हालांकि अगर हम देखें तो मुस्लिम पॉपुलेशन तो दोनों साइड पे एक ही है, लेकिन उर्दू स्पीकिंग जो क्लास है वो तो इंडिया में पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा है, बल्कि कई गुना ज़्यादा है। तो इसलिए मैं सिर्फ ये देखने आता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या नए रुझान आते हैं, ठीक है। अच्छा, उन्होंने फिर मुझे बताया कि जी आपकी निगरानी किस तरह से हो रही है, और मुझे उसने कहा कि आप तो बहुत ख़तरनाक बंदे लगते हैं। मैंने कहा वो कैसे? कहते हैं जितने आपके होते हुए आते हैं ना पीछे, वो कुत्ते जो हैं, उन्होंने कुत्ते का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उतने कभी भी पाकिस्तान से जितने भी लोग आए हैं उनके यहाँ से नहीं आए। खैर शुरू में जब उनसे तारुफ हुआ तो उन्होंने आते मुझे कहा पाकिस्तान से आए हैं, 2009 की बात बता रहा हूँ। मैंने कहा पहले आप ये बताइए कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा जी मैं इस पब्लिशिंग हाउस का जो है वो आप समझ लेंगे सबसे बड़ा अफसर हूँ, मालिक तो नहीं है, सबसे बड़ा अफसर। मैंने कहा अच्छा, तो अब आप बताइए कि आपने ये बात कैसे बूझ ली? उन्होंने कहा जो आपने लेदर के शूज़ पहने हुए हैं ना, ये हमारी क्लास के लोग इंडिया में अफोर्ड नहीं करते, तो इसलिए ये अयाशी जो है ये आप पाकिस्तानियों तक महदूद है। तो मैंने कहा कि वो, मैंने जूते भी वो पहने हुए थे, वो जो पहने नहीं हुए थे, कितने आदमी थे वो वाले जूते पहने हुए थे उस तरह के। तो हमने भी वो वैसे आपस की बात है, यहाँ पे सेल में लिए थे $60 के में 8,000 का वो पेयर हमने लिया था यहाँ से, और वो कहा उसने जी सेल में है, और तकरीबन को 60% सेल में लिया था, तो वो ज़रा थोड़ा सा बेहतर दिखता था। तो काफ़ी अर्सा वो फिर पहने जूते हमने। लेकिन एक ये भी था, लेकिन मुझे जो 2 बातें जिससे बड़ी घिन आई और नफ़रत हुई, और हमने अपनी वालदा से या अपनी दादी से या अपनी नानी से जो वहाँ की जुल्म सितम की दास्तानें सुन रखी थी, और हम चाहते थे कि यार इससे जान छुड़ाई जाए। ये जो दास्तानें हमें बचपन से सुनाई गई हैं कि उनके ऊपर हिजरत के दौरान क्या क्या जुल्म सितम हुए गुरदासपुर से आते हुए, हम उससे जान छुड़ाना चाह रहे थे। और मैं तकरीबन 2000 के बाद ना इसमें से, इस नफ़रत के हाले में से निकल आया था, लेकिन 2009 में मुझे दोबारा उसमें धकेल दिया। मैंने ह्यूमैनिटी के तौर पे सोचना शुरू कर दिया था कि वो भी इंसान है यार, उनसे भी गुस्सा आ सकता है। लेकिन वहाँ पे जो नफ़रत का इंस्टीट्यूशन है ना इंडियन सोसाइटी के अंदर, उसे इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया, उसे मज़हब का गिलाफ पहना दिया गया। अब हमारे साथ जो कैमरा मैन थे उन्होंने कहा कि जनाब वो फ़लाँ जगह के ऊपर ना इलेक्ट्रॉनिक्स की इनकी बड़ी अच्छी दुकान है, तो वहाँ से मुझे उन्हें बताया गया था कि कुछ चीज़ें ख़रीद के लानी, और वो सस्ती भी मिल जाती हैं वहाँ पे। इंडिया में ज़ाहिर है बड़ी मार्केट है तो चीज़ें सस्ती होगी।
तो हम वहाँ पे गए। अच्छा, दुकानदार साहब जो थे वो इंतहाई प्रोफेशनल, हमें ज़्यादा उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने हमारी मर्ज़ी की कोई 8 चीज़ें निकाल के सामने रख, जो हमारी डिमांड थी उसकी 8 टाइप सस्ती से सस्ती, महंगी से महंगी निकाल के सामने रख दी। और बहुत जल्दी ही हमारा मामला तय हो गया, लेकिन हमारी जेब में पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, मेरा बेटा आएगा 4 बजे, ठीक है, और मैं उसे ये पैकेट दे दूंगा, ये आपका पैकेट मैं बना के रख देता हूँ, आप किस होटल में ठहरे? हमने बताया जी इस होटल में ये नंबर है। उसने कहा ये पैकेट वो आपको डिलीवर करेगा, वहाँ से आपसे वो पेमेंट ले लेगा। ठीक हो गया। ये सारी बातें अपनी जगह, उनकी खुश अखलाकी और प्रोफेशनलिज्म भी अपनी जगह, लेकिन बैठे वो दुकान खोल के हुए थे। मतलब पाकिस्तान में अगर उस लेवल की अगर आउटलेट कोई हो तो सेठ ने अंदर एक केबिन बनवाना था, बाहर 4 सेल्समैन रखने थे और टॉर्च से बैठना था कि गाहक सेल्समैन डील करेगा। वहाँ पे वो जो बुजुर्ग थे वो खुद डील कर रहे थे और अंदर उनके बेटे और उनके आगे नौकर जो थे वो हमें चीज़ें निकाल के दिखा रहे थे। एकदम मैंने ना पीछे से एक चीख सुनी, इस तरह की चीख आई। मैं मुड़ के देखा ना, इंसान की चीख के ऊपर बंदे का दिल, मेरा तो जी पिघल जाता। मैंने मुड़ के देखा तो वहाँ पे एक शख्स जो था वो अपने घुटने पे बैठा हुआ था और इनके हाथ में एक लंबी छड़ी थी जो आखिर में से मोटी थी और उस वहाँ से पतली थी। अब वो कौन था? वो एक अनटचेबल था, वो एक शूदर था। अच्छा, वो क्या करने आया था? वो झाड़ू बेचने आया था। दुकान थी, दुकान के आगे उनका थड़ा था, थड़े के आगे फुटपाथ था, फुटपाथ के आगे सड़क थी। गलती उससे ये हुई थी कि उसने सड़क से फुटपाथ के ऊपर पांव रखने की जिसारत की थी और उसके घुटने के ऊपर साहब ने घुमा के वो डंडा दिया था कि वो तकलीफ से वहीं पे बैठा रो रहा था। दिस इज रिडिकुलस, दिस इज पैथेटिक, दिस इज लोअर देन ह्यूमैनिटी। ये मतलब वो सारी नफरतें जिनको मैं 2000 से पहले बुला चुका हुआ था, वो दोबारा जो थी मेरे अंदर औद कर आई कि यार ये इंसान नहीं हो सकते। जो फेलो ह्यूमन बीइंग के साथ ये सलूक करता है ये बंदा, वो इंसान नहीं कहला सकता। खैर, एक ये हुआ। दूसरा, अगले दिन हमारी वापसी थी वाया ट्रेन। सुबह सुबह ट्रेन चली और ट्रेन जब दिल्ली से बाहर नहीं निकल गई, मेरी आंखों में आंसू आए कि इंसानियत की इससे ज़्यादा तज़लील मैंने अपनी ज़िंदगी में ना पहले कभी देखी थी, ना ख्वाहिश है कि आइंदा देख सकूं। और तज़लील ये थी कि रेलवे ट्रैक के दोनों साइड के ऊपर बाप बेटी के सामने, माँ बेटे के सामने, बहन भाई के सामने रफ़ा हाजत कर रहे थे। और जब बाद में मैंने मज़ीद लोगों से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि अभी आपने मुंबई के मनाजर नहीं देखे, वहाँ पे समंदर के किनारे जो कुछ होता है वो इससे भी ज़्यादा घिनौना मंजर होता है। ठीक है, और वो इंसानी बोलो बाज़ार की बदबू जिसने मेरा वागा क्रॉस करते ही इस्तकबाल किया था, उसने पूरे इंडिया में मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो जलंधर हो, मैं जलंधर के स्टेशन पे उतरा हूँ, मैं अमृतसर के स्टेशन से सवाल हुआ हूँ, इंसानी पेशाब की बदबू जो है वो मेरा हर जगह के ऊपर पीछा करती रही। मैं जिस भी मुल्क में जाऊँ वहाँ पे खुली हवा में जाके सांस ज़रूर लेता हूँ। मुझे इंडोनेशिया और इंडोनेशिया के अंदर जो है वो पाम के दरख्त की खुशबू जो है वो आई। मुझे इंडोनेशिया के अंदर जकार्ता में चीज़ें तले जाने की खुशबू आई, ठीक है, तेल के अंदर। मुझे ऑस्ट्रेलिया के अंदर खुश्क आबो हवा जो है वो महसूस हुई, जो मैंने जद्दा के अंदर महसूस की थी। मुझे साउथ अफ्रीका के पोर्ट एलिज़ाबेथ के अंदर वो भीनी भीनी खुशबू आई जो मुझे लंदन में आया करती थी। वो हवा मेरे फेफड़ों में गई। लेकिन जो गलीज़ हवा इंडिया में, पूरे इंडिया में मेरे अंदर गई, वो आज तक दुनिया के किसी मुल्क में नहीं गई। तो ठीक है, आप वो शाइनिंग नेशन बनाएं, लेकिन जो आपके अंदर हैं वो भी। खैर, अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।